जरा सोचिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एक जिंदा शरीर की तरह होती है। अब जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए नसों और धमनियों की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एक इकोनॉमी को भी अपनी जीवन रेखाओं की जरूरत होती है, तभी तो वो फल फूल सकेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। मतलब एक जगह कोई चीज बनती है और दूसरी जगह उसकी जरूरत होती है। इन दोनों के बीच की जो इतनी बड़ी दूरी है, उसे कैसे पाटा जाता है? मांग और आपूर्ति को आखिर जोड़ा कैसे जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इसका जवाब है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। और ये नेटवर्क ना 3 मेन डोमेन्स में काम करता है: जमीन, पानी और हवा। यही तीनों मिलके इकोनॉमी को वो रफ्तार देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी देश के विकास के लिए ना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इनके बिना हम डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल नींव की तरह है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे। लेकिन फिर आई साइंस और टेक्नोलॉजी, और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। आज देखिए, व्यापार और परिवहन का जाल इतना फैल चुका है कि ऐसा लगता है पूरी दुनिया एक बड़ा सा गांव बन गई है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। चलिए अब जरा पहले बड़े सिस्टम को समझते हैं। ये है हमारा फिजिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आप इसे किसी देश की धमनियों की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही नसें जो इकोनॉमी के जीवन रक्त यानी गुड्स और सर्विसेज को कोने कोने तक पहुंचाती हैं। अब यहां पर ना सड़कों और रेलवे की तुलना करना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सड़कें बनाने का जो शुरुआती खर्च है वो रेलवे लाइनें बिछाने से काफी कम होता है। और तो और ये उबड़ खाबड़ मुश्किल इलाकों से भी गुजर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं। मतलब सामान सीधे आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 62 करोड़ 16 लाख किलोमीटर। ये भारत के रोड नेटवर्क का साइज है। और ये इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक गिना जाता है। और ये जो स्लाइड है ये राष्ट्र की धमनियों वाली बात को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये देश के मेगा सिटीज को आपस में जोड़ते हैं। नतीजा, टाइम भी बचता है और दूरी भी कम हो जाती है। अच्छा, भारत में सड़कों को ना उनकी कैपेसिटी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से 6 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। इसमें आपको सुपर हाईवे जैसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से लेकर गांव को शहरों से जोड़ने वाली छोटी छोटी सड़कें सब मिलेंगी। मतलब पूरा एक मल्टी लेवल नेटवर्क है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय रेल की। पिछले 150 सालों से भी ज्यादा समय से रेलवे हमारे देश के लिए ट्रांसपोर्ट का सबसे प्रमुख साधन रही है, खासकर जब बात लंबी दूरी पर माल और यात्रियों को ले जाने की हो। इसने सही मायनों में देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्री और खेती को एक साथ बांधकर रखा है। आपको पता है इसकी शुरुआत कब हुई? 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर की छोटी सी लाइन पर पहली ट्रेन चली थी। और आज देखिए, भारतीय रेलवे इतना विशाल हो चुका है कि इसे 17 अलग अलग जोन में बांटा गया है। हाँ, ये बात और है कि आज भी बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों की देरी जैसी कुछ बड़ी चुनौतियां इसके सामने हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का एक और बहुत जरूरी जरिया है पाइपलाइन। ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता, लेकिन ये कच्चा तेल और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्रिटिकल हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये देश के 3 मेन पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। इन्हीं के जरिए रिफाइनरियों और कारखानों तक एनर्जी पहुंचती है। तो अभी तक हमने बात की फिजिकल मूवमेंट की। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं उन इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स की जो इस पूरे फिजिकल नेटवर्क को असरदार और एफिशिएंट बनाते हैं। आप इसे नर्वस सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। ये जो बात कही गई है ना कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ये बिल्कुल सटीक है। ये दिखाती है कि फिजिकल और इंफॉर्मेशनल नेटवर्क्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी देश की अर्थव्यवस्था को असली रफ्तार मिलती है। अब जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन। अब इसे समझिए, जब कोई देश जितना सामान इंपोर्ट करता है यानी खरीदता है, उससे ज्यादा कीमत का सामान एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है, तो उसे कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसे एक अच्छी आर्थिक सेहत की निशानी माना जाता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब कोई देश बेचने से ज्यादा कीमत का सामान खरीद लेता है यानी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। ये एक तरह से पूरे देश को जोड़ने वाली गोंद की तरह काम करता है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे माध्यम सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। इनका काम है राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी को देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचाना, लोगों में जागरूकता फैलाना। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी जीवन रेखाएं हैं ये हमारे देश की इकोनॉमी को बाकी दुनिया से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। 95%। भारत का जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है उसका 95% हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारे सी पोर्ट्स और शिपिंग लाइंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भारत की जो ये लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, इस पर कई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यानी बंदरगाह हैं, जैसे कांडला जिसे आज़ादी के फौरन बाद बनाया गया, मुंबई जो हमारा सबसे बड़ा पोर्ट है, मारमागांव जो आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, और विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट है। हर पोर्ट का अपना एक खास रोल है। अब आते हैं टूरिज्म पर। टूरिज्म अब सिर्फ घूमना फिरना नहीं रहा, ये खुद में एक बहुत बड़ा ट्रेड बन चुका है। इससे न सिर्फ देश को जबरदस्त कमाई होती है, बल्कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता है। और साथ ही ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे ये दुनिया और ज्यादा कनेक्ट होती जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अगली महान जीवन रेखा क्या होगी? भविष्य में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का चेहरा कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।